So, dear students, welcome again after a long summer vacation, I can say. तो होप आपने जो वैकेशंस हैं अच्छे से गुजारे होंगे। तो क्या आप मतलब क्या रहा इन दिनों में, आपने क्या क्या किया इसमें, कोई बता सकता है? आपकी जो समर वैकेशंस हैं है ना, लॉन्ग थी क्योंकि पहले तो 15 दिन की हुई थी, उसके बाद ये एक्सटेंड होता होता गया 22 दिन की, है ना। तो क्या किया आप लोगों ने? प्रिपरेशन और सिर्फ प्रिपरेशन? कहीं पे घूमे आप, कहीं गए आप? नथिंग। तो चलो हम जाएंगे, हमने जाना है ना, हमें बाटी का टूर तो करना है। तो सब तो 22 जो है, 22 के लिए हम 2 नाइट्स के लिए जाएंगे, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो डे रहेगा। तो होप इंशाल्लाह अगस्त के पहले वीक या दूसरे वीक में हम जाएंगे ज़रूर। तो चलो, आप तो ये एग्ज़ाम तो आज या कल डेट शीट हम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो हम डेट शीट आपको देंगे। तो 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज फिर से हम जो क्लास हमारी अपनी एक्चुअल वर्क है तो स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम रिकैप करेंगे तो हमने जो बॉटनी आज तक कंप्लीट की, इसमें हमने बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट किए। पहले तो लोअर बॉटनी, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है, उसमें लिविंग वर्ल्ड आता है, किंगडम सिस्टम्स आते हैं, है ना। तो उसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा, मोनिरा, प्लांटी, फंजी, ये हमने डिटेल में पढ़े। तो उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, और उसके बाद एनाटॉमी पढ़ी। तो अब बॉटनी का लास्ट यूनिट आता है या चैप्टर, वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज क्लास फिजियोलॉजी। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। यानी ये जो बॉटनी का लास्ट टॉपिक आता है, चैप्टर आता है जो हमने डिस्कस करना है। तो इस पहले हमें पता होनी चाहिए फिजियोलॉजी क्या होती है ना। फिजियोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये फिजियोलॉजी जो एनिमल में भी वहाँ तो हम एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ तो हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी। पहले तो फिजियोलॉजी जो है वो शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी ना। तो फिजियोलॉजी जो है, अगर हम देखेंगे, इट डील्स विद फंक्शनल एस्पेक्ट्स। It deals with functional aspects of an organism, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। aspects of an organism हम यहाँ लिखेंगे of an organism, क्योंकि कभी कभी आपसे कोई पूछता है, या एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, डिफाइन फिजियोलॉजी। सो हम फिजियोलॉजी कहेंगे इट इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम तो देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ हम अगर अपनी मिसाल भी ले लेंगे, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, रेस्पिरेशन होती है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होती है। तो सो दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो इसी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होती है, प्लांट में भी ग्रोथ होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट में डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल एस्पेक्ट्स। एब्जॉर्प्शन होती है ना। तो इन सबों को हम फंक्शनल एस्पेक्ट्स कहते हैं। तो इन सबों को मिला के एक ब्रांच बना देती है, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। तो यही आज हमने डिस्कस करनी है। तो इस फिजियोलॉजी अगर देखेंगे, इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं जो आपके बॉटनी के सिलेबस में है। तो दे आर 3 चैप्टर्स। वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस है, एक फोटोसिंथेसिस। अगर आपको मालूम ही होगा, पहले लेक्चर में मैंने ये सिलेबस जो है सारा का सारा डिस्कस किया कि पढ़ना क्या है आपको। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज रेस्पिरेशन, ये हमने डिस्कस करना है। तो लास्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो 3 टॉपिक्स आते हैं, या हम कहेंगे सब हेडिंग्स, जो हमने एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं, डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। तो पहले हम रेस्पिरेशन ले लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस वी विल स्टार्ट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस भी आपने पढ़ी होगी 10th में, है ना। तो एक तो आपको वो एक छोटा सा कंसेप्ट आपके पास होगा। रेस्पिरेशन भी आपने पढ़ी होगी वहाँ पर, है ना, और ग्रोथ भी पढ़ा होगा। तो यहाँ तो हम इसको इलाबरेट करेंगे यहाँ पर। तो रेस्पिरेशन, है ना, तो आपको ये मालूम ही होगा, आप डिफिनीशन आप तो जानते होंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, है ना, आपने पढ़ा, मतलब 7th में पढ़ा होगा, 6th में भी, 10th में भी। रेस्पिरेशन हम कहते हैं एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं जो
फूड मटेरियल हम खाते हैं, मान लो ये ग्लूकोज है हमारे पास, ये फूड मटेरियल है, तो इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो मेन पर्पस होता है एनर्जी रिलीज करना, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी के बगैर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा सकती, है ना। मतलब हमें लेट अस वी हैव टू टॉक, वी हैव टू वॉक, so all these whatever process or physiology takes place in our body, so all these physiological process they need energy, है ना। तो एनर्जी इज बेसिक सोर्स जिससे हम कोई भी एक्टिविटी, है ना, अंजाम देते हैं। तो ये एनर्जी जो है कहाँ से आती है? जो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है कहाँ से आती है? फूड मटेरियल, ना। जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, तो ये एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। तो ये जब हमारी बॉडी में आता है तो इसमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, तो उस स्टेप वाइज प्रोसेस के आखिर पर ये एनर्जी देता, ये फूड मटेरियल एनर्जी देता है। तो आपने ये जो फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल कहाँ से आता है? फूड मटेरियल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ना। तो आपको ये पता ही है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो ये प्लांट्स है, ऑल, अगर आपको आपकी एनसीईआरटी जो है वहाँ पर दिया गया है, जो भी प्लांट्स है, हायर प्लांट्स और सियानोबैक्टीरिया, एक टर्म वहाँ दी गई, इसको याद, पॉइंट नोट करो, ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव। ऑल हायर प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स एंड बिलीव ग्रीन एल्गिया, वहाँ तो लिखा गया है सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। तो ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, जो फूड मटेरियल हमारे लिए बनाते हैं। तो जो फूड मटेरियल बनाते हैं, तो उस फूड मटेरियल हमको कहते हैं या स्टार्च, या फूड मटेरियल जो प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, तो पहले ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज जब स्टोर होता है, इनमें स्टार्च के तौर पर स्टोर होता है, या सैक्रोज होता है ना, सॉर्बिटोल। सो ऑल दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एज फूड मटेरियल। तो यही फूड मटेरियल जब हम लेते हैं, एक एनिमल या एक प्लांट लेता है, तो इसी फूड मटेरियल को हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन पहले क्या होता है, क्या ये फूड मटेरियल डायरेक्टली एनर्जी रिलीज करता है? तो बिफोर इट विल गिव एनर्जी, तो इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो जब तक, क्योंकि मान लो ये फूड मटेरियल एनर्जी कहाँ पर देता है? हमारी बॉडी में जब घुसता है फूड मटेरियल, डाइजेशन उसकी होती है, तो डाइजेशन के बाद कहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है? सेल में, है ना। तो ये फूड मटेरियल कहाँ तक हमें लेना है? सेल में इसको पहुँचाना है। तो सेल में, ये मान लो एक फूड मटेरियल है, इसका साइज़ कितना होता है? हमने रोटी खाई, तो रोटी को हमने सेल में घुसाना है, तो इसका साइज़ कितना है? घुसेगा, कौशल पड़े बात फोलाक, तो इसका साइज़ कितना होता है? तो इसको सेल में घुसाना है, तो सेल तभी तो एनर्जी देगा। तो सेल में घुसाने के लिए इसको हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है, ग्राइंड करना है, ताकि इसका साइज़ इतना छोटा बने कि ये सेल में। तो अगर हम ये मान लो स्टार्च खाएंगे, तो स्टार्च को इतनी ग्राइंडिंग होती है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो फाइनली ये ग्लूकोज बनता है, या प्रोटीन हम खाते हैं, तो प्रोटीन तो ये तो मैक्रोमॉलिक्यूल है, नहीं घुसेगा, है ना। तो प्रोटीन को भी पहले ग्राइंडिंग होती है, डाइजेशन होती है, तो ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। इसी तरह हम फैट्स खाते हैं, तो फैट्स को पहले डाइजेशन के रास्ते से गुजरना है, तो ये फैटी एसिड देता है और ग्लाइसरॉल। तो जब ये चीज़ बनते हैं, तो उसके बाद इस सेल में घुसेंगे, तो तभी ये एनर्जी देंगे। तो हम यहाँ कहेंगे बिफोर रेस्पिरेशन डाइजेशन हैज़ टू ऑकर, है ना। तो जब डाइजेशन होगी, तो ये फूड मटेरियल, उसका साइज़ इतना छोटा होगा, तो ये सेल में घुसेगा। तो जब मान लो ये सेल है हमारे पास, इसमें तो फूड मटेरियल C6H12 मान लो O6 तो घुस गया। अब ये एनर्जी इसको देनी है, क्या खुद एनर्जी देगा? तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। जो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन, तो इसको ऑक्सीजन को कंबाइन करना है, तो तभी इसमें ऑक्सीडेशन होगी, है ना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, है ना, कहाँ से आएगा? मान लो मैं हूँ आपके पास, फूड मटेरियल सेल में मैंने घुसाया, अब तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहाँ से आएगा? वो बाहर से आएगा ना।
एटमॉस्फेयर से आएगा और फिर थ्रू नोज, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स, उसके बाद ब्लड, उसके बाद ये जाएगा सेल में। तो इस ऑक्सीजन को भी बहुत से हम कहेंगे कि रास्ते, मतलब इसका गुजरना पड़ता है, बहुत सी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ती है, तब ये सेल में जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो पहले क्या होगा, ऑक्सीजन नोज में जाएगा, लंग्स तक जाएगा, उसका कहते हैं हाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो पहले क्या होगा यहाँ पर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो पहला स्टेप यहां पर होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये लंग्स तक पहुंचेंगे। कहां तक, लंग्स तक पहुंचेंगे। तो जब लंग्स तक, उसके बाद ये ब्लड में मिक्स होंगे, ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगा, तो ब्लड के साथ मिलने के ये हार्ट थ्रू ये कहां तक, अब हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद ये सेल तक पहुंचेगा। तो लंग से ब्लड या सेल तक, उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, इंटर, या आपकी ज़ालजी में इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो पहले क्या, आउटसाइड टू लंग्स, लंग्स टू सेल। अब तो सेल में दाखिल होगा। जब सेल में दाखिल होगा, यहाँ पर उसकी और एक प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो 3 स्टेप्स यहाँ पर आते हैं। कौन कौन, नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 2 इंटरनल रेस्पिरेशन, नंबर 3 सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तभी तो एनर्जी देगा ये। तो जो फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी अप टू सेल्स, सेल तक ये ऑक्सीजन जब पहुंचता है, तो ये आपको ज़ालजी में पढ़ना है ना। ज़ालजी में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, तो वहाँ आप ये पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड वाया, है ना, वहाँ तो आप ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने अब ऑक्सीजन को लाया कहाँ में, सेल में। जब ये ऑक्सीजन सेल में आ गया, क्योंकि मैं फिलहाल अभी आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, यहाँ पर ये सेल है। अब सेल में C6H12O6 आ गया, और साथ ही साथ अब ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक, जब दोनों आ गए तो अब ये कंबाइन होंगे, इसमें केमिकल प्रोसेस अब होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बाहर से, हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये मुंह से या नोज से वापस आता है, बाहर चला जाता है। इसी तरह का वाटर, अगर गर्मी ज़्यादा हो बाहर, तो ये वाटर वेपर के सूरत में हमारी बॉडी से बाहर आता है। अगर आपने देखा हो सरमा में, जब बहुत सर्दी होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो हम ये नोज़ और इस माउथ को कवर करते हैं विद हेल्प ऑफ ए क्लॉथ। तो उसके बाद कुछ टाइम होता है और हम उसको निकालते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सा वाटर जमा हुआ होता है। कहाँ से आता है, ये यही वाटर जो हमारी बॉडी में बना तो बाहर निकल गया, यहाँ पर कंडेंसेशन इसकी हो गई, तो वाटर ड्रॉपलेट बन गई। क्लियर। तो एक्चुअली क्या है, हमें इस एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर हमें लगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो एनर्जी देगी। क्या ये सिंगल प्रोसेस है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। बहुत से स्टेप्स इस ग्लूकोज को क्रॉस करना पड़ता है, तो उसके बाद ये एनर्जी देता है। ठीक, अब तो हमारे पास जो ये ग्लूकोज है जो एनर्जी देता है, ग्लूकोज के साथ साथ और 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 एक को लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज किन में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है कि नहीं, ग्लूकोज किन में आता है, तो ग्लूकोज इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन दिस कार्बोहाइड्रेट। सेकंड इज प्रोटीन या फैट, थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो फोर्थ वन इज आल्सो ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक acids, and 4 components. One is called as carbohydrate, second is called as fat, third is called as protein, and fourth one is called as. So ये चारों के चार जब हमारी बॉडी में जाते हैं और इनकी डाइजेशन जब होती है, डाइजेशन के बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनको हम फ्यूल भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्यूल्स। क्योंकि आपने फ्यूल, जब हम कोई लकड़ी लाते हैं तो इसे हम फ्यूल कहते हैं। जब हम जलाते हैं, कंबस्टन होती है ना, वहाँ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सेम जब हमारी बॉडी में ये चले जाते हैं, वहाँ ये एनर्जी देते हैं, तो हम उनको कहेंगे फ्यूल्स।
या बेस्ट वी कैन कॉल देम एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन and organic acid. These are called as respiratory substrates. Respiratory substrates. तो कभी कभी आपके एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या आपका नीट का एग्जाम हो, कभी बोर्ड के एग्जाम में आस व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, या नेम द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स which give energy, which act as fuel in our body. So these are the substances which act as fuel and they provide energy in our body. Number 1, carbohydrate, fat, protein. Clear? तो जब ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, जब ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, तो उस वक्त उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज, ये आप पॉइंट नोट करो, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है डिफाइन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड fuels, fats are used as respiratory substrates or fuels to provide energy. These such a respiration called as floating respiration. So that is called as floating respiration. ये कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, रेस्पिरेशन। तो कभी कभी ये प्रोटीन भी हमारी बॉडी में एनर्जी, जब हमें मतलब हम मान लो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, फैट्स भी है ही नहीं, तो उस वक्त प्रोटीन भी इस्तेमाल होता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। आप ही लिखो, व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल, सो इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये पॉइंट नोट कर लो आप। ये क्लियर हुआ? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर फ्यूल क्लियर हुआ? अगर इसके में मतलब क्वेश्चन भी आएगा तो एक बात यहाँ पर, अक्सर हम जो पहले फर्स्ट 3 कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन पर ज़्यादा स्ट्रेस हम देते हैं, हम भूल जाते हैं कौन? ऑर्गेनिक एसिड। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम या एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वहाँ तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, फैट भी नहीं है, प्रोटीन भी है, वहाँ तो मान लो ऑर्गेनिक एसिड है, वहाँ विटामिन है, बाकी होंगे तो नन भी होगा। तो बच्चे का टिक लगा दिए नन पर, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड पर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं। तो वो कहते हैं हमने ठीक है, हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो ये कहाँ से टपका ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन आपकी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपकी NCERT है, वहाँ लिखा है ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल। क्लियर? अब तो यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर से आता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज वया दिस ट्रैकिया एक्स्ट्रा गोज टू लंग्स। लेकिन प्लांट के पास किस तरह अब ये ऑक्सीजन अवेलेबल होगा? क्या वो इस्तेमाल करते हैं? क्या वो इनके पास ऑक्सीजन मिलता है या कहाँ से मिलता है, किस तरह मिलता है? कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जो प्लांट्स है, हमें पता है जो एनिमल्स है इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर। तो आप प्लांट्स में ये ऑर्गन है नहीं, वहाँ तो लंग्स नहीं है, वहाँ नोज नहीं है, वहाँ ट्रैकिया नहीं है, तो वो किस तरह इस ऑक्सीजन को हासिल करेंगे? कभी आपके चाहे बोर्ड का एग्जाम है, वहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का। तो जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, तभी तो एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहाँ तो आर्गन नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, थ्रू विच दे टेक ऑक्सीजन और दे इवॉल्व ऑक्सीजन और दे प्रोड्यूस दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स है, मैंने आपने भी पढ़ा है, स्टोमेटा है ना, गैस एक्सचेंज से होती है। तो सेकंड इज कॉल्ड एज लेंटिसिल। अगर आपको याद होगा, एनाटॉमी मैंने पढ़ाया आपको, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा की फंक्शन, ये मैंने पढ़ाया। तो लेंटिसिल भी मैंने बताया, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है स्टेम में होता है।
ओपनिंग होती है तो थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो लेकिन ये जो स्टोमेटा है ये लीफ में होता है, चाहे अपर सरफेस हो लोअर सरफेस हो, होता है, तो गैस एक्सचेंज नो प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर नेक्स्ट इज, आपने पढ़ा हो है, मैंने पढ़ाया आपको पैरेन्काइमा टिश्यू, तो उस वक्त मैंने बताया जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वहाँ पर कुछ स्पेसेस होते हैं, आयर स्पेसेस होते हैं, तो उनमें एग्जैक्टली आयर होगा, सो दैट पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एज एरियनकाइमा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया है जो पैरेन्काइमा है एनाटमी में, पैरेन्काइमा टिश्यू, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें इनमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो वहाँ पर स्पेसेस है, उनमें आयर होता है, तो लिहाजा दैट इज कॉल्ड एज एरियनकाइमा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, क्लियर। या जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो जो मीजोफिल टिश्यू है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, नो प्रॉब्लम इज दियर, क्लियर। तो स्टेम में भी है, नो प्रॉब्लम इज दियर। तो यहाँ पर आर्गन टू आर्गन है ही नहीं कनेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो ये प्लांट्स है इनमें मतलब जो लिविंग सेल्स है वो सरफेस के क्लोज होते हैं। अगर आप हम अभी बाहर जाएंगे तो वहाँ आप कोई बड़ा सा ट्री देखेंगे तो वहाँ पर वो ऊपर से बारक देखेंगे ना, बारक डेड होता है, तो बारक के अंदर, बारक है ना उसके अंदर जो होता है टिश्यू लिविंग सेल्स आर देयर, तो उन लिविंग सेल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी प्लांट के लिए। और एक बात जो रूट है, तो स्टेम में मैंने बताया लेंटिसिल है ना, स्टेम में मैंने रूट जो है ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है थ्रू सॉइल, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। हालांकि ये तो चैप्टर डिलीट है, जो मिनरल न्यूट्रिशन थी, किस तरह ये जो मिनरल्स अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, तो कार्बोनेटस या बाइकार्बोनेटस, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, वरना आप पढ़ते हैं वहाँ पर। तो रूट भी यहाँ पर इसमें भी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है सॉइल थ्रू। सो लिहाजा हम कहेंगे ये जो प्लांट है, चाहे लीफ हो तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टोमेटा इज देयर, स्टेम हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेन्काइमा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह मीजोफिल टिश्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट जो है ये भी सॉइल से ऑक्सीजन या इसमें ये प्रोसेस होती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, क्लियर। अब तो क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया ये सेल में आ गया C6H12O6, तो इसके साथ ये कहाँ आ गया, दोनों आ गए साइटोप्लाज्म में, दोनों आ गए साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन लिया दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सीट फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो क्या इनमें क्या होगा अब, है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज तो नहीं होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। तो उनमें क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया, अगर आपको याद होगा जब मैंने किंगडम मोनिरा पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल मेम्ब्रेन कभी कभी इन्वेजिनेशन में होती है, तो यहाँ पर एक वो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड एज मीजोजोम। तो ये मीजोजोम जो है ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मीजोजोम मान लो नहीं है, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें ये ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर भी रेस्पिरेशन होगी वहां पर, फिर भी रेस्पिरेशन। हालांकि हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन जब लिखते हैं C6H12O6 प्लस O ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन होगी, मगर यहां क्या देगा ये CO2 प्लस C2H5OH और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये जो बैक्टीरिया है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इनमें भी रेस्पिरेशन होती है बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये प्रोसेस जो होती है ये किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। तो जब रेस्पिरेशन होगी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक। तो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। किन में होती है? बैक्टीरिया, हालांकि हम में भी होती है, बाद में मैं कहूँगा। तो पहले यहाँ पर मैं कहूँगा आपको, जो बैक्टीरिया जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, या ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया टोटली एब्सेंट होता है, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्लियर? तो वहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और मैं अभी इंट्रोडक्शन अभी तो हमने मैकेनिज्म उठाया ही नहीं, प्रयास तो भी उठाई नहीं, फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, ग्लूकोज डायरेक्टली यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन इसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और इथाइल अल्कोहल देगा। तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट, तो उसमें जो बेकर्स होते हैं वो अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, ये इस ब्रेड में डार्कनेस क्रिएट करता है। हम थोड़ा सा मैदा लेते हैं ना, उसको आटा लेते हैं, थोड़ा सा आटा, तो उस आटे को जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ईस्ट वहाँ पर फर्मेंटेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये गैस है, तो इसकी वजह से स्पॉन्जी, वो ब्रेड जो बनती है स्पॉन्जी बनती है। तो थोड़ा सा आटा रोटी बड़ी, है ना, बहुत ही प्रॉफिट बनता है इसमें। तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हमारी मसल जो है, हमारी बॉडी जो है, जब हम बहुत चलते हैं पैदल, फिर हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि जब हमारी टांगे हैं उनमें वो छिड़ी सा लग रहा है, कुछ है जमा हुआ है ना, तो मसल क्रैम्प्स हमको लग रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, जो एक्चुअली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत कम मिलती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और लैक्टिक एसिड देता है। वही लैक्टिक एसिड जमा होता है इन मसल्स में, वी फील पेन। तो उसके बाद हम कुछ रेस्ट लेते हैं, तो आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट वी फील नॉर्मल। तो ये लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट ग्लूकोज में चला जाता है, तो वी फील नॉर्मल। तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब इसको ऑक्सीजन मिले, है ना, आप मान लो ये सेल है, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आप इसको क्या मिले? ऑक्सीजन। तो इस वक्त C6H12 O6 प्लस O2 क्या देगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो किस तरह डिफाइन करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर हो? इसके लिए जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन पहले उसके लिए भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जरूरी है। तो उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है, तो वहाँ इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, तो वहाँ पर इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्लियर? लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम मिलती है हमें। कहाँ पर? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर कम एनर्जी। तो अब ये एनर्जी जाएगी कहाँ, है ना? अब तो सवाल पैदा होता है, जब ग्लूकोज ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई हमारी बॉडी में, तो एनर्जी इसने दी, क्या सारा एनर्जी ऐसे ही चली जाएगी? दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, है ना? तो ये एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये एनर्जी सारी की सारी यूटिलाइज नहीं होती है, इट शुड गेट स्टोर। तो स्टोर कहाँ हो जाएगा? तो कुछ वहाँ पर होना चाहे जिसमें ये एनर्जी, जिस तरह हमारे पास पैसे हैं, हम इनको सेव करते हैं, कहाँ रखते हैं? मिनी बैंक्स जो घर में होते हैं, तो हालात की वजह से हम इनको कहाँ? बैंक में रखते हैं। सो इसी तरह एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो दैट कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ATP is here. So this is called as adenosine triphosphate. It is called as energy currency. कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है, नीट में भी आ सकता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ATP। तो ये ATP कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ना? ये भी एक मैकेनिज्म जो हमने पढ़ना है। लेकिन ये जो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर बहुत इनका नंबर कम बनता है, ओनली 2। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो जब होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जो होता है, दैट इज 2। नहीं, मैं एनारोबिक की बात कर रहा हूँ। एनारोबिक में कितने बनते हैं? 2।
लेकिन जब यहाँ इसकी एराबिक रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पर 38 नेट या 48 ग्रास 40 38 या 40 ग्रास, 38 तो नेट, ये मैं बताऊंगा आपको जब हम एटीपी समरी, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये नंबर कहाँ से आता है, किसमें कितने एटीपी बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, तो ये समरी में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ होता क्या है इस एनर्जी को। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये स्टोर होती है, किसमें स्टोर होती है, एटीपी। जब एटीपी, इसमें 3 फास्फेट होते हैं, अगर यहाँ बनाएंगे ए बॉन्ड पी बॉन्ड पी बॉन्ड पी, है ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, ईथेन है, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन्स है, वहाँ स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। सो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, और ये दिस कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। देखो जब हम मान लो ये मीथेन है यहाँ पर या ईथेन है, मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये एनर्जी देगा, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। तो अभी इसीलिए इसको कर्व्ड फॉर्म में बनाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका, वो इट्स कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। कभी कभी कोई को पूछ सकता है, नीट में भी मतलब आ सकता है, व्हाई दिस इज इन कर्व्ड फॉर्म दैट इज इन स्ट्रेट फॉर्म। या आपको हर एक पॉइंट आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये जो स्ट्रेट बॉन्ड है, इसके लिए तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये तोड़ना है तो यहाँ पर एनर्जी देगा। सो दिस कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन एराबिक होती है, एनाराबिक, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एराबिक एंड एनाराबिक रेस्पिरेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मान लो आपका एग्जाम है 11th का, फाइनल एग्जाम है, कल बोर्ड का एग्जाम है, वहाँ तो आपका 5 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन एराबिक एंड एनाराबिक रेस्पिरेशन। हालांकि मैंने बहुत सी बार आपको बताया, जब भी डिफरेंस हो तो 3 चीज़ का आप ख्याल रखिए। फर्स्ट डिफिनीशन, ये प्रोसेस है क्या, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद फंक्शन। ये 3 चीज़ अगर पता होगा आपका डिफिनीशन, तो पहले यहाँ पर ले लेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ O2। क्लियर? यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा है ये, अब ये सम अप करना है आपको। 1 लेस एनर्जी, ओके, लेस एनर्जी, यहाँ पर मोर एनर्जी। क्लियर? सेकंड, थर्ड, अभी ये पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, 2 ATP molecules are produced, 38 are produced. Second, साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक? नेक्स्ट, एग्जाम्पल ले लेंगे, हायर, ये लोअर ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में होती है। नेक्स्ट, नहीं वो जनरल रेस्पिरेशन है, नहीं इक्वेशन अगर देखेंगे, इक्वेशन है ना, कभी कभी आता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, आ गया क्वेश्चन, या इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर मैंने बताया C6H12O6 गिव्स CO2 प्लस C2H5OH प्लस और लैक्टेज, यहाँ तो कंप्लीट ऑक्सीजन। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब तो मैंने बताया ये जो रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है,
इट गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, या हम कहेंगे मल्टीपल स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो। क्यों होता है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई respiration or release of energy goes through a series of steps or in multiple steps, comment upon the statement। क्योंकि इसमें दो काजेस है। नंबर वन, ये जो एनर्जी है अगर ट्रमेंडसली एक ही दफ़ा प्रोड्यूस होगी तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, ये लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी, नंबर वन। नंबर टू, ये जो स्टेप्स होते हैं ना, बहुत से स्टेप्स, तो स्टेप्स में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। मान लो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, तो कभी किसमें 5 स्टेप्स, किसमें 6 स्टेप्स, तो इन 6 स्टेप्स 5 स्टेप्स में बीच बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम कुछ और के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, उनसे हम कुछ और प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो बॉडी के लिए ज़रूरी हों। तो लिहाजा इसीलिए ये जो रेस्पिरेशन है, इट गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स और मल्टीपल स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या है या मैकेनिज्म क्या है? नंबर वन, स्टेप्स क्या है? नंबर वन, ग्लाइकोलिसिस। नंबर वन, ग्लाइकोलिसिस। नंबर टू, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। नंबर थर्ड, Krebs cycle। नंबर फोर्थ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कितने स्टेप्स आ गए? 4 स्टेप्स आ गए। सो दिस कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो यही हमने एक एक करके पढ़ना है। पहले हम ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद Krebs साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। एनी क्वेश्चन? पहले मुझे ये बताओ कि जो भी मैंने बताया ये क्लियर हुआ कि क्या वाइड बॉल हो गई, बाउंसर क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? तो चलो ठीक है, तो क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया आज, तो स्टॉप करेंगे आज ही। तो कल हम ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।